हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या एनडीए के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म। सभी जानते हैं पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। आप 11th में पढ़ते हैं ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स वाले, उसमें आप पोलर फॉर्म को भी स्टडी करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने कहा था कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो टॉपिक है आपका पोलर फॉर्म पे, ठीक है ना। उसी के ऊपर पोलर फॉर्म में हम जब चेंज करेंगे तो हम दो चीजों पे फोकस करेंगे और उन दो में से कोई भी एक पे या पोलर फॉर्म पे भी या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमसे क्वेश्चन कर सकता है और मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम करेंगे तब हम देखेंगे भी एयरफोर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे उनमें से। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलर फॉर्म, मीन्स ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता था z = x + i y, उसको एक नए फॉर्मेट में, है ना, हमें लिखना है, जिसका नाम क्या है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमें निकालने के लिए, है ना, दो चीजों पे फोकस करना है। यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है उसके लिए हमें एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो मॉडुलस चाहिए, ठीक है ना। मॉडुलस यानी मापांक, तो वो हम पहले निकालना सीख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं अपने लिए, वो अपने को आती है, मॉडुलस निकालना अपने को आता है। और एक हमें चाहिएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स कोणांक, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड का यूज और कर लेता है, एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है ना। कोणांक आयाम बोले या आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड बोले, एक ही बात है। कई बार क्वेश्चंस में क्या है कि सीधा सीधा ऐसे नहीं कहता कि आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। क्वेश्चन में कहता है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी आप, है ना, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बना दो, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बना दो। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड का ही मतलब क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है। तो हमें लैंग्वेज में भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इन दो चीजों पे अपने को फोकस करना है, आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक और मॉडुलस यानी मापांक। तो मान लीजिए हमारे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i y। अभी तक हम इसी टाइप से मान रहे हैं, z = x + i y। तो ये z है ना, कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा? जैसे हम कोऑर्डिनेट के अंदर 2D या 3D के अंदर किसी भी पॉइंट को शो करते हैं, वैसे हर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम शो कर सकते हैं, जिसको आर्गेंड तल बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेंड तल या प्लेन के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम एक्स एक्सिस बोलते हैं वो रियल एक्सिस हो जाती है, और जो अपनी वाई एक्सिस होती है उसको यहाँ इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। तो अभी हमें बस ये समझना है कि z = x + i जो होता है, इसी से हम एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इसके, x, y। तो ये दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़े हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। तो ये आपका z हो गया, इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया आपकी रियल एक्सिस के ऊपर, और ये आपका आर्गुमेंट हमने ले लिया थीटा। ये क्या है? थीटा। और इस z यानी x y की हम 0 0 से डिस्टेंस निकालें, ओरिजिन से x y और 0 0 के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो कितनी आएगी? √x² + y²। अगर हम इस पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो ये क्या आएगी? √x² + y²। और ये हम सभी जानते हैं, ये तो कौन होता है हमारा? z का मॉडुलस। तो ये पीछे बात हो चुकी है जहां हमने z का मॉडुलस यानी मापांक पढ़ा था, और इसी को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं r। यानी इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी उसको हम किससे दिखा रहे हैं? r से। या आप z का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो और z का मॉडुलस भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। और ये जो एंगल है इस लाइन के द्वारा रियल एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर यहां से हम कोस थीटा ले लें, कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा ले लें तो कोस का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो कितना होता है, एक तो हम कहें कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है इसका, ये रहा x, बेस कौन है x, और हाइपोटेनियस कौन है r। r लिखें या z का मॉडुलस, ये r। तो यहां से x इजिकल टू कितना आ जाएगा, r cos थीटा। ऐसे हम साइन थीटा ले लें तो सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PYH। तो P यानी परपेंडिकुलर कौन है, y, और S तो अपना वही है हाइपोटेनियस r। तो यहां से y कितना आ जाएगा, r साइन थीटा, है ना। दो इक्वेशंस आ जाएंगे। इन दो इक्वेशंस में हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो दो नए नोटेशन हमने यूज कर लिए इसके अंदर। दो नोटेशंस क्या यूज कर लिए, एक तो हमने ये थीटा यूज कर लिया जो रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्रिएट कर रहा है, और एक इसके मॉडुलस को या मैग्नीट्यूड को हमने किससे डिनोट कर दिया, r से, ठीक है ना। तो r की वैल्यू तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये आएगी। बाकी यहां से अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करोगे तब भी कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। और अगर हम इनमें हम डिवाइड लगा दें, इक्वेशन सेकंड में हम डिवाइड किसका कर दें, फर्स्ट का, तो कितना आ जाएगा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इजिकल टू y अपॉन x। तो r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इजिकल टू y अपॉन x। tan थीटा आ जाएगा, या थीटा भी बोल सकते हैं, यहां से हम थीटा भी बोल सकते हैं। थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए हमारा जो z था वो क्या था, x प्लस आयोटा y। इसकी जो पोलर फॉर्म आई, पोलर फॉर्म यानी पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, x की जगह हम कितना लिख देंगे, r cos थीटा, x की जगह क्या लिख देंगे, r cos थीटा, y की जगह कितना लिख देंगे, r sin थीटा इंटू आयोटा, ये वाला आयोटा। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म होगी हमारी, ठीक है ना। अब हमें ये पूरा प्रोसेस वगैरह याद रहे ना रहे, हमें दो चीजों पे फोकस करना है। किस किस पे, एक तो हमें ये पोलर फॉर्म पता होनी चाहिए, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसके अंदर दो चीजें क्या नहीं आ गई, एक तो r और एक है थीटा। तो r क्या है अपना मॉडुलस, तो मॉडुलस तो हम इससे निकाल लेंगे, z का हमें निकालना होता है, और थीटा हमारे लिए नया आ गया आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो उसका फॉर्मूला ये होगा, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है ना। अब हर बार ये जो अपना z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हर बार गारंटी नहीं है इस बात की कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इस z की ये गारंटी नहीं है कि ये किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। हो सकता है ये कल को सेकंड में हो, थर्ड में चला जाए या फोर्थ में। तो अभी हम एक बार तो हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बात की। तो यानी आर्ग्यूमेंट हम जब निकालेंगे तो 2 स्टेप में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, 2 स्टेप में। तो अभी हम एक बार थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, अल्फा, यानी पहले हम अल्फा निकालेंगे और फिर थीटा निकालेंगे। तो है ना, क्योंकि हम जो 11th में करते थे उसमें तो फिक्स अपने क्वेश्चंस होते थे, उसमें आंसर अपना मैच होता था। पर कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा चीजों को हटके पूछता है, तो वो सारी चीजें ना हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। तो अभी है ना, थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं, अल्फा, यानी पहले थीटा की जगह अल्फा लेंगे तो अल्फा इजिकल टू इसको लिखते हैं tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। यानी पहले हम अल्फा का पता करेंगे, देन थीटा, फर्स्ट अल्फा देन थीटा। 2 स्टेप आर्ग्यूमेंट हम निकालें, 2 स्टेप में आर्ग्यूमेंट हम निकालना सीखेंगे ताकि गलती कहीं भी नहीं हो। तो आप है ना, ये जो हम थीटा बराबर फॉर्मूला लिख रहे थे tan इनवर्स y अपॉन x, इसको आप लिखेंगे अल्फा इजिकल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन x। इसके हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस। ये जो वैल्यू देगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो दो ही चीजें हमें अभी फोकस करना है, एक तो पोलर फॉर्म r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और एक अल्फा इजिकल टू tan इनवर्स y अपॉन x का मॉडुलस, ठीक है ना।
अभी हम बात करते हैं कि जेड किस क्वाड्रेंट में होगा तो क्या फर्क आने वाला है। तो अपनी जो अगली हेडिंग है, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन वी टेक आर्ग्यूमेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे ए आर जी। आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए आर जी। आप उससे समझ जाना, ए आर जी का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और आगे क्या लिखा हुआ है, जेड, यानी जेड का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड बाई फॉलोइंग मेथड। ठीक है, आपको अगर जेड का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो इस मेथड्स को आप यूज करें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके जेड की। अगर जेड किस में आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, किस में आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। उस दिन इसकी कंडीशंस कैसी बनेगी ना, उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जो भी डायग्राम बनाया था सेम वैसे ही बनेगा। ये आपका जेड है x, y, ठीक है, ये आपका r, वही जेड का मॉडुलस, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव मिलेगा, तो थीटा और अल्फा सेम रहेंगे, वही जो अल्फा है वही आपका थीटा होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही केस होगा। कितने केस होंगे, एक, और वो क्या होगा, मैं इधर साइड में ना फॉर्मूले अलग से लिख देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही थीटा की होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं अपने। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर जेड किस में चला जाए, सेकंड में, सेकंड में जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी सेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सेट पे फर्क पड़ेगा कि x तो लेस देन 0 हो जाएगा और y ग्रेटर देन 0। हम सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये आ जाएगा जेड, यहां आ जाएगा, यह आ जाएगा जेड एक्स कॉमा, तो ना ये जो इतना एंगल बना ये अपने लिए क्या है, थीटा है। ये जो इतना एंगल है ये क्या अपने लिए, थीटा। और ये इधर से जो हम इसको क्या नाम देते हैं एक बार के लिए, अल्फा, इसको क्या कहते हैं, अल्फा, जो इतना बच गया ये बीच वाला। तो हमारा तो आर्ग्यूमेंट ये, हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, ये इतना थीटा। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक आते हैं, फुल यहां तक आते हैं, तो कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा, 180, 180 या पाई रेडियन, 180 डिग्री बोले या पाई रेडियन बोले, यानी यहां से लेके यहां तक 180 होगा। सबको पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल बनेगा। अगर हमें तो कहां तक चाहिए, केवल यहां तक चाहिए, तो हमें अल्फा क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही केस क्रिएट होगा आपका, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा लफड़ा नहीं है किसी भी प्रकार का। तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर आपका जेड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो एक ही केस बनेगा आर्ग्यूमेंट का, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी पाई में से क्या कर देंगे, क्योंकि जो हम अल्फा वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया था, अल्फा में हमेशा हम किसके हिसाब से बात करेंगे, मॉडुलस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम अल्फा निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जेड किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, उसके हिसाब से हम आगे के आर्ग्यूमेंट बताएंगे। तो 2 स्टेप में करना है, पहले अल्फा देन थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस अल्फा। एक ही केस होगा, यानी आपको एक ही एंगल मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, यहां तक आए तो हम पाई, और हमें ये इतना नहीं चाहिए अल्फा, तो पाई में से अल्फा आप माइनस कर दो तो आपको बैक साइड का एंगल आ जाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब कल को यह भी होगा कि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन, और y पे की सेट पे फर्क क्या पड़ेगा, y भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 0 हो जाता है
देखो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आने के क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं। तो ये आ गया भी जेड आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये आ गया जेड। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट तो ये होगा, ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। और इस साइड से हम चले है ना, तो ये क्या हो गया अपना इधर से अल्फा। अगर इस साइड से हम एंगल को क्रिएट मेजरमेंट करते हैं तो कितना मान लिया अल्फा इस साइड से, तो थीटा ये अपना आर्ग्यूमेंट इतना। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, कौन से क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहे हैं थर्ड में, तो इसमें आपके पास 2 केस बनेंगे है ना। कितने केस बनेंगे 2 केस। अब सुन लीजिए कौन कौन से होंगे 2 केस। पहला तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड में है ना, ये अल्फा ना मान के हमें इसे अल्फा मानना है, इतने वाले को है ना, ये वाला एंगल जो क्या मानना है अल्फा। तो हमें पता है यहां से लेके यहां तक अगर हम आते हैं, यहां से लेके और यहां तक आएंगे तो कितना बनेगा 180 यानी पाई। और इतना आगे और जाना है यानी अल्फा और आगे जाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको पाई प्लस अल्फा। यहां से लेके यहां तक हो गया पाई और इतना आगे हमें जाना है, तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, क्योंकि इसको हमने क्या कहा है अल्फा। तो एक तो साइड थी कि आप एंगल को इस साइड से यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा। यहां तक पाई और आगे वाला हमने इतना, ये बीच का कितना मान लिया, इसको अल्फा बोला है, इसको क्या बोला है अल्फा। अब कोई ये भी तो सोच सकता है ना सर देखो इधर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से चले, सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, मैं उल्टा भी तो जा सकता हूं ना, मेरे लिए ये आसान है इधर से निकलना। मैं फोर्थ में घुसूंगा, फोर्थ सीधा थर्ड में जाऊंगा, मुझे इतना राउंड लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी कहानी यहां 2 केस अप्लाई हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट निकालने के 2 मेथड या 2 फॉर्मूले आपके पास होंगे, और कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी जरूरतें नहीं है, वहां सिंपल फॉर्मूले से काम चला लेते हैं, पर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें ये देखना है, ये वाला एंगल पता करना है, क्योंकि इस साइड से चल के आएंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये इतना थीटा हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक पूरा चलेंगे, यहां तक यहां तक इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा -180। देखो इधर से आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं, और इधर से आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा -180 या माइनस के पाई, कितना हो जाएगा माइनस का पाई। पर हमें तो ये पार्ट चाहिए ही नहीं इतना वाला, हमें तो यहां तक चाहिए, यहां तक की वैल्यू चाहिए, इतना नहीं चाहिए। तो इतना कितना था अल्फा, तो यहां तक हम आए माइनस पाई और इसमें अल्फा को ऐड कर देंगे, अल्फा को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 2 फॉर्मूले या 2 केस अपने पास होंगे। अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको ये 2 फॉर्मूले निकाल याद रखने आर्ग्यूमेंट के, एक तो थीटा पाई प्लस अल्फा और एक माइनस पाई प्लस अल्फा, ये आप ध्यान रखेंगे। बस हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाद में ये बात समझ में आए या ना आए, पर ये इसलिए बताया जाए कि याद हो जाएंगे, आप खुद से फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर आपको पैटर्न सोच सकते हो तो आप इसको बना सकते हो। कल को अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या रहेगा नेगेटिव। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के क्या फायदे नुकसान है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा है ना, जेड एक्स कोमा वाई। तो एक तो आप इस साइड से आ जाओ है ना, ये वाला, ये आपका थीटा हो जाएगा इस साइड से, और एक जो ये है ये क्या है अल्फा, इतना एंगल हमने क्या मान लिया अल्फा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझना होगा, अगर हमें इस साइड से एंगल ले रहे हैं, हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में यहाँ आए, तो ठीक है ना, यहाँ का हमें आइडिया नहीं है। पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यानी यहां से राउंड लगाते लगाते वापिस यहीं आ जाए, तो हमें पता है इतने में कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भी कितने केस बनने वाले हैं 2 केस बनने वाले हैं। अब कौन कौन से बनने वाले हैं वो देखो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो हम फुल एक राउंड 1 रिवॉल्यूशन लेंगे। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर, और एक पूरा चक्कर लगने में हमेशा एंगल कितना क्रिएट होता है 360 बोल दें, 360 डिग्री, या 2 पाई रेडियन बोल दें, दोनों एक ही बात है।
तो यहां से यहां तक ये पूरा राउंड यहां तक कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई। और हमें तो यहां तक का चाहिए भाई, इस जगह तक का, तो ये अल्फा क्या करना पड़ेगा उस 2 पाई में से हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो चाहिए ही नहीं। तो 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, एक ही हो जाएगा। अब किसी ने ये सोचा कि सर देखो इधर से जब हम एंटी क्लॉकवाइज आए तो हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिर फोर्थ में आए, पागल है क्या सर? इधर से भी तो आ सकते थे ना, सीधा सीधा यही देखो ना कितना आसान था। फोर्थ में, फर्स्ट में थे और सीधा इधर ही फोर्थ में साइड से खिसक लेते। ये मान लो 4 दीवारी है बीच में, कूद के इधर आ गए, फर्स्ट से किसी में आ गए, फोर्थ में, उधर से कौन घूम के आएगा? तो अगर आप इधर से आते हो तो ये एंगल कितना क्रिएट हुआ? केवल अल्फा। ये कितना हुआ? अल्फा। पर कैसा है ये? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो हम क्या लगाते हैं? बस माइनस। एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती, बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। तो मैंने चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको फॉर्मूले नोट करा दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई टेंशन नहीं है, केवल एक ही केस होता है। फर्स्ट तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दोनों एक ही बात, अल्फा निकाले थीटा, अगर पॉजिटिव है तो सीधा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा को आप किस में से माइनस कर दोगे? पाई में से, जो अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा क्या था? भूल मत जाना भाई, अल्फा इज इक्वल टू था tan इनवर्स mod y अपॉन x। यानी कल को z किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम एक बार पहले अल्फा निकालेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे? अगर कल को x और y नेगेटिव भी आए तो ये मॉडुलस क्या कर देगा? पॉजिटिव। और हमें अल्फा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, परंतु हमारा z जिस क्वाड्रेंट में होगा उससे हम बाद में इन फॉर्मूलों की हेल्प से पता करेंगे। पहले हम केवल उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता कर लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, और फिर z कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके हिसाब से इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम तुरंत निकाल लेंगे। तो पहले हमें अल्फा निकालना है, देन थीटा निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का जो मेथड है वो 2 स्टेप है। कितने स्टेप का है? 2। फर्स्ट अल्फा, सेकंड थीटा आर्ग्यूमेंट आएगा। तो अल्फा का निकालने का फॉर्मूला यही है, उस थीटा को हमने अल्फा कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन x, इससे हम अल्फा निकाल लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि z कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूले लगा लेंगे। तो आपको ये फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए चारों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि 2 केस होंगे। 2 केस में एक तो हम पाई प्लस अल्फा और एक माइनस पाई प्लस अल्फा करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा और एक माइनस अल्फा। 2 पाई माइनस अल्फा ये, और अल्फा सीधा हम फर्स्ट से फोर्थ में इधर से घूम जाए, पीछे वाली गली से अंदर एंटर हो जाए ना, तो सीधा माइनस अल्फा। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं। आर्गुमेंट जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो 2 स्टेप मेथड हम यूज करेंगे, पहले अल्फा और देन थीटा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी, हम क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप इनको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं सारे आपके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूं, फिर उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर बात करते हैं। मैंने पहले ही नोट कर दिए ताकि अपना कुछ टाइम बच सके, ठीक है ना। मैं पहले ही कुछ चीजों को ऐड कर देता हूं ताकि जो अपना लिखने का टाइम है वो वीडियो में ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगे, वो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आर्गुमेंट को बहुत जल्दी और आसानी से और बहुत ही कम समय के अंदर आंसर दे पाओगे, कुछ चीजों को अगर आप नोटिस करोगे। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा कि आपको कोई दे कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 का आर्गुमेंट निकालना हो। कहने का मतलब है कल को आपको z ऐसे दे दे कि z इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस रूट 3 है। z इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस रूट 3 है, केवल इतना ही है। और इसका आर्ग्यूमेंट बता दो, z का आर्ग्यूमेंट या इस वैल्यू का आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है अपने से। तो ये कैसा है? प्योरली रियल है। अब इस बात का कैसे पता चला कि ये प्योरली रियल है? ये हम पीछे के वीडियोस में बात कर चुके हैं। प्योरली रियल कब होता है? जिसमें आयोटा नहीं होता या आयोटा वाला पार्ट शो ही नहीं करे, ठीक है ना, जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? जीरो, तो वो प्योरली रियल कहलाता है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर, कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर वो प्योरली रियल हो, प्योरली रियल हो प्लस पॉजिटिव हो, मैंने ये बात और ऐड कर देता हूं, प्लस क्या हो? पॉजिटिव हो। कोई भी रियल नंबर है
आपके पास, और उसका अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आर्ग्यूमेंट आप सीधा बोलेंगे 0, क्योंकि इसको जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में या आर्गेन प्लेन के अंदर शो करोगे तो यहाँ आएगा भी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा ना, क्योंकि ये अपनी रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो आइटा वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, या y का मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया अपना, y कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ इमेजिनरी और x कोऑर्डिनेट का मतलब रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ 0 है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हुआ उस पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट अगर किसी भी पॉइंट का 0 होता है तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, और x एक्सिस जो है वो अपने साथ खुद के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगी, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी, तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कभी भी आप कोई प्योरली रियल नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं पॉजिटिव तो 0 लिख दें तुरंत। ऐसे ही कोई आर्ग्यूमेंट आपका है प्योरली रियल है पर कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि रूट 3 1.732 होगा, 1 में से 1.73 घटाएंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ जाए, x क्या हो गया, नेगेटिव, और y तो 0 इसमें भी, इमेजिनरी पार्ट 0, तो किधर मिलेगा, यहाँ भाई पॉजिटिव x साइड ये होती है और नेगेटिव साइड ये होती है, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, तो ये एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा यहाँ तक, पाई। तो जब भी अगर आप किसी प्योरली रियल नेगेटिव नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो कितना बोलेंगे, पाई, पॉजिटिव का 0 और नेगेटिव का पाई। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 इंटू आइटा, कैसा है ये, प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट मिसिंग है। कौन सा पार्ट मिसिंग है, रियल पार्ट मिसिंग है, यानी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो कहां मिलेगा पॉइंट आपको, y एक्सिस के ऊपर मिलेगा, y एक्सिस के ऊपर मिलेगा, तो ये एंगल कितना होता है अपना, ये एंगल कितना होता है, π/2। y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, π/2 बनाती है, हमें सबको पता है इस बात का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर प्योरली रियल है, पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो पाई, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है ना। इसमें हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये बाई चांस नेगेटिव है तो -π/2 बोल देते हैं बस। अगर आपको कोई है ना कंफ्यूज करने के लिए अगर यही कह दे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का ही आर्ग्यूमेंट बता दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्या बता दो, आर्ग्यूमेंट बता दो, तो कौन होता है भाई, थीटा ही तो होता है अपना आर्ग्यूमेंट, कौन होता है, थीटा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या पूछ लिया, cos थीटा, ये थीटा को तो बोलते थे आर्ग्यूमेंट, तो थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट, बस इतना ही है। 5 नंबर पॉइंट में हमने कुछ स्पेशल केस लिखे हैं, यानी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इनको आप डायरेक्ट कैसे पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या तो आप चेंज कर लेंगे, हम आगे क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं, ये चीज सीखने वाले हैं बहुत ही आराम से, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, है ना। 1 की ये पोलर फॉर्म है, ये 1 की क्या है, पोलर फॉर्म, ये सभी पोलर फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे, पोलर फॉर्म इज ध्रुवीय रूप, ये पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म, ये भी पोलर फॉर्म, ये भी, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो चाहो तो, क्योंकि ना कईयों को बहुत शॉर्ट की आदत पड़ी रहती है, सर बहुत शॉर्ट बताओ, बहुत शॉर्ट ट्रिकी बताओ, ठीक है ना, तो वो अपना और याद कर लें बेटर, बाकी हम 2-5 सेकंड के अंदर इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम सीख जाएंगे क्वेश्चंस में तो 5 सेकंड से ज्यादा टाइम हम पोलर फॉर्म बनाते हुए भी नहीं लगाने वाले हैं। फिर भी आप याद रखना चाहिए 1 कैसा है, 1 केवल 1 कैसा है, प्योरली रियल, प्योरली रियल है तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, 0, और 1 का मॉडुलस कितना होता है, 1, तो यानी जो बाहर r लिखते थे ना पोलर फॉर्म में, r फिर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इन चारों केस में r की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पे r यानी मॉडुलस z का मॉडुलस वो 1 हो रहा है, क्योंकि 1 का मॉडुलस 1 और आयोटा का कोफिशिएंट भी 1 है तो उसका मॉडुलस भी 1, तो वो 1 बाहर कहीं नहीं लिख रहे हम ब्रैकेट के, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो देखो 1 का आर्ग्यूमेंट प्योरली रियल 0, तो cos 0 आइटा मिल गया ना सीधा अपने आर्ग्यूमेंट, -1 है, -1 का नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट कितना, पाई, तो cos पाई sin पाई। अगर आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी तो आर्ग्यूमेंट π/2, तो π/2, और अगर माइनस आयोटा है यानी नेगेटिव है तो -π/2 आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बस ये बातें मैंने यहाँ आपको पहले नोट करवा दी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको शॉर्ट में और पूछता है, आपको अगर ऐसे कहे कि कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, π/2, कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/2 है, उसका मींस क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, यानी वो कहां मिलेगा, π/2 है तो यहां मिलेगा भी y एक्सिस पे,
वो भी कहां, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इजिकल टू पाई बाई 2 पूछे तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। किस पे बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आप इनको पहले नोट कर सकते हैं, ये सभी फॉर्मूले छोटी छोटी कंडीशंस हैं, अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी बता पाएंगे। और अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो चलिए देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही नोट कर दिए हैं। 7th प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही आर्ग्यूमेंट भी काम करता है, वही प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट में भी, यानी लॉग वाली प्रॉपर्टी को ही ये फॉलो करता है। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को लॉग नहीं पढ़ा हो इन 2-3 सालों में, अगर 11th-12th की है तो उसने लॉग वाला चैप्टर कवर किया है मैथमेटिक्स के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर लॉग का चैप्टर नहीं है, आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अगर किसी को लॉग के बारे में नहीं पता है, हम आगे चल के चैप्टर करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, जो वीडियो बनाएंगे लॉग के ऊपर। पर अभी भी जो मैंने ओल्ड डिफेंस के कुछ वीडियो बनाए थे, पुरानी जो एक सीरीज बनाई थी, उसमें लॉग के ऊपर 5 वीडियोज पढ़े, जिसमें उसका बेसिक, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ टाइप के क्वेश्चंस वो पूरे कवर हैं लॉग के। तो जिसको भी नहीं आता पहले वो एक बार जाके वो वीडियोज जरूर देख ले लॉग के, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा लॉग का बेसिक कंसेप्ट पता जाए, बहुत बेसिक में डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है वहां पे। तो पहले आप वहां से एक बार लॉग को समझ लें, वहां पे प्रॉपर्टी देख लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे। अगर आपको पूछे कि जेड बार का आर्ग्यूमेंट बता दो, अब ये जेड बार क्या बला है सर? जेड बार तो हमने कहीं पढ़ा था, लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी किए थे। कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड बार से करते हैं, ठीक है ना। जेड बार से, कॉन्जुगेट मीन से सहयुग्मी, कॉन्जुगेट मीन से सहयुग्मी, जेड बार से। तो हमें है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले जेड निकाल, जेड तो अपने को देगा क्वेश्चन में, फिर हम उसका कॉन्जुगेट निकालें फिर आर्ग्यूमेंट निकालें, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर्टी आपको ये परमिशन देती है कि आप जेड का ही आर्ग्यूमेंट निकालें। जब भी आपसे जेड बार का आर्ग्यूमेंट पूछे तो आपको जेड का ही निकालना है, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? माइनस से, तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। तो निकालना जेड का ही है। कल को अगर Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, Z1 और Z2, और उनका आर्ग्यूमेंट पूछ ले, तो एक रास्ता तो क्या है कि हम Z1 इंटू Z का पहले मल्टीप्लाई करें और फिर आर्ग्यूमेंट बताएं। जबकि प्रॉपर्टी आपको और भी इजी रास्ते से लेके जाती है कि अगर कैसा ऐसा कल को आता है कि Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना है तो आप Z1 का अलग निकाल लें और Z2 का अलग निकाल लें, ठीक है ना। तो लॉग की भी तो यही प्रॉपर्टी है, log mn, log m प्लस log n। log यही तो करता है, जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं उनका एडिशन कर देता है, और जो चीजें डिवाइड में होती हैं उनका सब्ट्रैक्शन कर देता है ना। यही तो खास है, कैलकुलेशन को इजी करना log का काम है। log क्या करता है? कैलकुलेशन को आसान बनाता है। अगर आप कोई चीजों का मल्टीप्लाई करें तब इजी लगता है या आपको ऐड करना इजी लगता है? तो सभी ऑफकोर्स ये कहेंगे कि ऐड करना इजी है, तो ना। लॉग तो यही, तो यहाँ पे भी क्या करना वही है, दो चीजें अगर इनटू में है तो लॉग भी प्लस मिलाता है और आर्ग्यूमेंट भी किस मिलाता है? प्लस मिलाता है। इसीलिए लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसी हिसाब से काम करता है। अगर Z1 अपॉन Z2 है, डिवाइड में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम वही बात आ गई। तो ना पहले हम नीचे वाले Z को आइटा हटाते थे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते थे और फिर आर्ग्यूमेंट पता करते थे, है ना। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहे हैं Z1 अपॉन Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आप नोट कर लें। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी Z1 का निकाल के Z2 का उसमें से माइनस कर दें, आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, मान लो कल को Z की पावर 10 दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, तो है ना उसको हम ओपन ही नहीं कर पाएंगे। 100 पावर को बाइनोमियल थ्योरम से भी करेंगे तो भी बहुत स्टेप बन जाएंगे, तो ना इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो n पावर है उसको इनटू में ले आओ। ऐसे हमने log की प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, है ना। log जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको पता है log m की पावर n अगर लिखा हुआ है तो वो n इंटू log m हो जाता है, यानी ये पावर इंटू में आ जाती है। तो यहाँ भी यही है, ये n इंटू में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट के। तो कहने का मतलब जब भी z की पावर कुछ हो तो आप पावर को इंटू में ले आओ, z का आर्ग्यूमेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही आएगा। 5 नंबर सीधा शॉर्ट में अगर आपसे कहीं कोई पूछे
कि जेड के मॉडुलस का आर्ग्यूमेंट बता दो। अब देखो किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो हमें एक तरीके से लेंथ मिलती है उस लाइन सेगमेंट की जिसको हम ओरिजिन से मिलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो हमें रिजल्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसको हम लेंथ से डिनोट करते हैं। क्या मिलती है? कांस्टेंट वैल्यू। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो मतलब प्योरली रियल है, और प्योरली रियल है तो उसका पॉजिटिव है, प्योरली रियल और पॉजिटिव, तो आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0। तो जेड का मॉडुलस का आर्ग्यूमेंट पूछे तो आप सीधा बोलें 0। जेड के मॉडुलस का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 0, क्योंकि जेड का मॉडुलस हमेशा क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, आयोटा जेड आता है, ठीक है ना। आयोटा जेड आए तो एक तो आयोटा हो गया और एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दो फंक्शन हो गए, यानी ये Z1 इसको क्या बोले? Z1 और ये Z2। तो जब दो मल्टीप्लाई में हो Z1 और Z2 तो आप अलग अलग निकाल सकते हो दोनों के बीच में प्लस लगा के। तो यानी हम आयोटा का आर्ग्यूमेंट अलग निकाल देंगे और जेड का अलग निकाल लेंगे। और आयोटा का आर्ग्यूमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तो प्योरली कैसा है? प्योरली कैसा है? रियल है। प्योरली कैसा है? सॉरी, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली कैसा? इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है? π/2। अभी हमने लिखे थे पॉइंट। और जेड का हम पता कर लेंगे, जो भी जेड होगा। तो कई है ना, कई ये सोचते हैं कि सर आयोटा जेड प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता क्या? नहीं, ये कभी क्या नहीं है? प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो कभी नहीं बनेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जेड, वही एक Z1 हो गया, एक Z2, 2 इंटू में है तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट ओमेगा का अलग और जेड का अलग, और ओमेगा का जो होता है वो 2π/3 होता है। अब ओमेगा का हमने अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ये पॉइंट हम आगे लेंगे, लास्ट में इस पे बात करेंगे, तब हमारा ओमेगा आएगा। अभी एक के लिए आप एक बार बस इसको नोट कर लें, अगर ओमेगा जेड का आर्ग्यूमेंट अगर आपसे पूछता है तो आप ओमेगा का अलग निकाल लेंगे और जेड का अलग निकाल लेंगे। हाँ, ओमेगा का डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट होता है 2π/3। ओमेगा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 2π/3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड हम अलग से पता कर लेंगे। तो ये 7 पॉइंट थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनके ऊपर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पहले जो वाले स्पेशल केस थे वो भी याद करें और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से याद करें। तो आज के वीडियो में हमने पोलर फॉर्म क्या होती है, किस क्वाड्रेंट में जेड होगा, उसके हिसाब से उसके आर्ग्यूमेंट कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना, और आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, अच्छे अच्छे आपके लिए शानदार क्वेश्चंस। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।